नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है क्राउड फंडिंग प्लान, कांग्रेस में फूकेगा जान। चलिए जल्दी सबसे पहले समझते हैं कि आखिर क्राउड फंडिंग की जो बात हम कर रहे हैं आज की डिबेट के लिए वो है क्या और कैसे कांग्रेस को इससे ताकत मिलेगी, ये भी एक सवाल है। तो सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट, फिर चलेंगे डिबेट की तरफ। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब क्राउड फंडिंग का रास्ता अपनाया है। नई रणनीति के तहत पार्टी हर विधानसभा में करीब 30,000 परिवारों से 100 रुपए जुटाएगी। इस अभियान के जरिए पार्टी बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना चाहती है। घर घर संपर्क, सीधे संवाद और छोटी राशि के जरिए बड़ा फंड तैयार करने का लक्ष्य है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि छोटा छोटा योगदान ही संगठन की असली ताकत बनता है और यही मॉडल 2028 के चुनाव से पहले पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेगा। कार्यकर्ताओं को एक सम्मेलन में स्पष्ट संदेश दिया है कि जिस कार्यकर्ता के पास जिम्मेदारी है वो अपने क्षेत्र में जाएं और जो वोटर, जो परिवार कांग्रेस में अपनी आस्था रखता है वो पार्टी को कुछ फंड करे और इससे उस कार्यकर्ता की, उस परिवार की पार्टी के प्रति जो आस्था है वो आस्था भी जाहिर होगी और पार्टी को आर्थिक रूप से मजबूती भी मिलेगी। इस फंड मॉडल की सबसे बड़ी खासियत यही है कि जुटाए गए पैसे जिला और ब्लॉक स्तर पर ही खर्च होंगे, यानी पैसा सीधे उसी क्षेत्र में संगठन, बैठकों, प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं की जरूरतों पर लगाया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इससे न सिर्फ अधिक आत्मनिर्भरता बढ़ेगी बल्कि जनता से सीधा जुड़ाव भी मजबूत होगा। कांग्रेस ने बड़े उद्योगपतियों पर निर्भरता कम करने का संकेत दिया है ताकि संगठन किसी दबाव में न रहे। वहीं बीजेपी ने इस पूरे अभियान पर सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के पास न मजबूत नेतृत्व बचा है और न ही स्पष्ट रणनीति। ऐसे में अब चंदे के जरिए संगठन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर अपने आप को मजबूत करना चाहिए। आज उनके पास लोग नहीं है, वही गिने चुने पुराने नेताओं के अलावा जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं का नितांत अभाव है। मुझे लग रहा है वो पब्लिक के इश्यूज को ढूंढे, लोगों के बीच जाए और वहां कार्यकर्ता तैयार करें। कार्यकर्ता तैयार होंगे तो वे खुद अपने संगठन को चलाने के लिए 100 रुपए क्या और बड़ी राशि भी दे देंगे। कांग्रेस का 100 रुपए चंदा अभियान संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का दावा कर रहा है, तो बीजेपी सवाल उठा रही है। अब असली परीक्षा इस बात की होगी कि क्या ये क्राउड फंडिंग मॉडल कांग्रेस में सच में नई जान फूंक पाएगा या फिर से सिर्फ सियासी प्रयोग बनकर रह जाएगा। नतीजा कुछ भी हो, फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति में 100 रुपए का फार्मूला चर्चा का केंद्र है। प्लान तो अच्छा है, लेकिन किस तरह से ज़मीन पे उतरेगा और किस तरह से इससे कांग्रेस को मदद मिलेगी, ये चीज़ें भविष्य ही बताएगा। हमारे सवाल हैं, क्या 100 रुपये में ये जो कोशिश है, ये जो मॉडल है कांग्रेस संगठन का, ये कांग्रेस को ज़मीनी स्तर पर मजबूत करेगा? क्या छोटे छोटे चंदे से कांग्रेस बड़े राजनीतिक मुकाबले की तैयारी कर रही है? अभियान जनता से जुड़ाव बढ़ाएगा या सिर्फ एक पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा? ये हमारे सवाल हैं और जो मेहमान हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। स्टूडियो में हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता। बहुत स्वागत है अजय जी। धन्यवाद। स्वराज सिंह बघेल जी हैं हमारे साथ, पहली बार जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, युवा नेता हैं और विंध्य रीजन से आते हैं, चुरहट से। और दिनेश निगम त्यागी जी हैं, मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, उनका बहुत स्वागत है। त्यागी जी, पहले भी हम इस फोरम पर, इसी मंच पर आज का मुद्दा में कई बार ये विषय उठा चुके हैं कि कांग्रेस बहुत डेस्परेट होकर और बहुत व्यग्रता से लगातार प्रयास कर रही है कि वो नए कार्यक्रमों के ज़रिए अपने संगठन में एक नई ऊर्जा का संचार कर सके, उसमें नई ऊर्जा फूंक सके। उसी में एक नई कड़ी ये जुड़ी है कि 100 रुपये लो, फंडिंग करो, क्राउड फंडिंग कह लीजिए आप इसको, और संगठन को मजबूत बढ़ाने की तरफ बढ़े। कैसे देखते हैं आप इसको? जी शरद जी, आप ठीक कह रहे हैं। जब से कांग्रेस का बुरा दौर ही कहेंगे, बुरे दौर में आई है और राहुल गांधी के हाथ में नेतृत्व आया है, तब से कांग्रेस नए प्रयोग कर रही है, नवाचार कर रही है। उसमें कितनी सफलता मिलती है, असफलता मिलती है, वो अलग विषय है। जहां तक घर घर से चंदा वसूल करने का सवाल है, तो ये पहली बार नहीं हो रहा है।
आपको हमें मालूम है कि बहुत पहले राष्ट्रीय स्तर से कई बार राजनीतिक दल निर्णय लेते थे कि जो है हर घर से, हर वोटर से 1-1 रुपए चंदा वसूल किया जाएगा। फिर उसके बाद कहीं क्षेत्रीय स्तर पर कोई सांसद, कोई विधायक ऐसे निर्णय लेते थे, और ये प्रक्रिया पुरानी है। हाँ, 1 रुपए से लेकर चंदे की राशि 100 रुपए आ गई। ये 100 रुपए का पहली बार आंकड़ा आया है। जहां तक चंदा के पीछे की मंशा का सवाल है शरद जी, तो एक तो चंदा लेने के कारण आप घर घर जाते हो, आप निजी तौर पर लोगों से जुड़ते हो, जुड़ाव करते हो। दूसरा, आप ये करते हो कि लोगों से आपका संपर्क बढ़ता है, उनकी समस्याएं सुनते हो, अपनी पार्टी गतिविधियां, नीतियां बताते हो। तीसरा, इसके जरिए कई बार कई राजनीतिक दल एक डाटा भी तैयार कर लेते हैं। तो आर्थिक पक्ष तो उतना महत्वपूर्ण नहीं है इसका कि उतने पैसे से कोई पार्टी चुनाव लड़ेगी, लेकिन इसके और भी कई कारण हैं, कई फायदे हैं अगर ये अभियान सफल ढंग से चल जाए तो। और कई बार 1-1 रुपए का चंदा, हमें याद है कि राष्ट्रीय स्तर से शुरू हुआ अभियान और नीचे तक आया, और कई बार इसमें सफलता ही मिली। लेकिन कांग्रेस के साथ समस्या यह है कि कांग्रेस जो अभियान चलाती है वो अंतिम स्थिति तक इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि बीच में कहीं रुकावट आ जाती है, असफल हो जाता है। आज की तारीख में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं हर जगह, लेकिन उस तादाद में नहीं है कि जिनको घर घर तक पहुंचा पाते हों। उसकी तुलना में भाजपा ज्यादा मजबूत है, भाजपा ज्यादा सक्रिय है। तो कांग्रेस का अभियान मुझे लगता है बुरा नहीं है। इसको आर्थिक मजबूती से ज्यादा घर घर पहुंचने, मतदाताओं से संपर्क करने, उनकी समस्याएं जानने, डाटा तैयार करने और पार्टी की नीतियां बताने से जोड़कर दिखाना चाहिए। जी शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि चंदा तो बहाना है, जनता से कनेक्ट और फीडबैक जुटाना है। ये जो है असली बात ये है कि कार्यकर्ता निकलेगा, वो गांव-गांव, शहर-शहर जाएगा, क्योंकि कहीं एक उद्देश्य आपने उसे दे दिया। 100 रुपये तो वो अपनी जेब से भी, माफ़ कीजिएगा, डाल सकता है कि अगर आपने कहा 100 लोगों से जुटाना है 100-100 रुपया, तो पैसे तो वो जुटा लेगा, लेकिन फीडबैक भी उसके साथ लाएगा। ये अंदर की बात भले ही पार्टी ने उजागर न की हो, लेकिन इससे 4 बातें होंगी, कांग्रेस से जुड़ाव समझ में आएगा, समस्याएं और चुनौतियां भी समझ में आएंगी। अजय जी, क्या कहेंगे आप? देखिए शरद जी, मौजूद तौर पर ये कांग्रेस पार्टी का 100-100 रुपये का चंदा अभियान, ये कहीं ना कहीं दरअसल गरीब कार्यकर्ताओं के ऊपर आर्थिक बोझ डालकर ये नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के अलावा कोई अभियान नहीं है। अन्यथा दशकों तक जो कांग्रेस पार्टी देश में सत्ता पे रही, यहाँ तक कि बड़े बड़े भ्रष्टाचार और घोटालों के आरोप कांग्रेस के नेताओं पे लगे। नेशनल हेराल्ड जैसा मामला आज भी कांग्रेस के शीर्ष परिवार के ऊपर है। उसके बाद ये कहना कि कांग्रेस को फंड की आवश्यकता है और ये आत्मनिर्भर बनाने की बात है, तो ये किसी भी तरह से सही दिखाई नहीं देती है। ये केवल और केवल एक राजनीतिक पैंतरा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी जहां इस चंदे की बात करती है, तो कांग्रेस के पास तो नीचे संगठन ही दिखाई नहीं देता है। आप कहते हैं 30,000 घरों में जाएंगे, जब आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, संगठन नहीं है, तो घर घर जाके संपर्क करने जैसी स्थिति कहीं बन नहीं सकती है। और एक और चीज इसमें महत्वपूर्ण है, अगर कांग्रेस पार्टी इस मामले में गंभीर होती तो इन्हें पारदर्शिता के साथ करना था कि ये पैसा किस खाते में जाएगा, इसका कैसे ऑडिट होगा और इस ऑडिट के बाद इस फंड का कहां उपयोग होगा। और साथ में ऑनलाइन रास्ते, आज यूपीआई हो, नेट बैंकिंग हो, ये घर घर उपलब्ध हैं, तो ऐसे तरीकों का उपयोग करना चाहिए था। तो इसमें नियत भी इनकी साफ नहीं दिखाई देती है। स्पष्ट तौर पर ये पूरी तरह कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक पैंतरा है। इसके परिणाम कहीं नहीं निकलेंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि कुछ काले धन को सफ़ेद करने के लिए इस तरह की मुहिम चलाई गई हो। और एक और चीज़ मैं नाम कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी में तो लंबे समय तक ये परंपरा रही है कि कुछ विशिष्ट जनों द्वारा पार्टी का खर्चा उठाया गया, उसके बदले उन्हें राज्यसभा के टिकट या अन्य पार्टी में पद मिलते रहे। तो वो परंपरा कांग्रेस में आज भी चल रही है। ऐसे में ये फंड की कमी की बात कहीं भी गले नहीं उतरती है। केवल और केवल गरीब कार्यकर्ताओं पे बोझ डालकर बड़े नेता अपने राजनीतिक सपने पूरे करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। काला धन आप विपक्षी दलों के पास रहने कहाँ देते हैं? देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी का तो काला धन ही समाप्त नहीं हो रहा है 50 सालों का। आपकी एजेंसियां अभी तो पश्चिम बंगाल में भी छापे पड़ गए हैं, तमाम चीज़ें। कैसे देखते हैं स्वराज जी? तमाम बातें उठी हैं, सवाल भी उठे हैं जी। सबसे पहले तो मेरे सम्मानित साथी ने अभी जो वक्तव्य दिया,
इससे ये हमें मालूम चलता है कि इनको इतिहास की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। तो इसीलिए मैं पहले थोड़ी सी जानकारी दे के इनकी समझ को दुरुस्त करना चाहूँगा। 1920 में नागपुर का सेशन हुआ कांग्रेस का, और उसमें महात्मा गांधी ने 4 आने मात्र एक छोटी सी रकम रखी कि आप घर घर जाइए और ये लोगों से कलेक्ट करिए। इसका महत्व कोई आर्थिक रूप से नहीं था कि कांग्रेस उससे बहुत बड़ा अपना फंड बना लेगी, लेकिन ये था कि इससे लोगों का जुड़ाव कांग्रेस के साथ होगा, कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतरेंगे, संगठन का विस्तार होगा और लोग और कांग्रेस के संगठन दोनों के बीच में एक ब्रिज बनेगा, एक जुड़ाव होगा। इसके अलावा आप देखिए कि महात्मा गांधी ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही शरद जी। उन्होंने कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। अब मैं इसी नारे को थोड़ा सा आगे बढ़ा के आपसे यह कहूंगा कि एनी काइंड ऑफ रेवोल्यूशन बिगिंस एट होम। तो हम एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम अपना संगठन को दुरुस्त कर रहे हैं, लोगों के करीब जा रहे हैं। और अगर आप इसको कोई बहुत बड़े फंड कलेक्शन के रूप में मत देखिए, इसको आप एक छोटी सी सर्कुलर इकोनॉमी के रूप में देखिए कि जो छोटा सा फंड कलेक्ट होगा, जो आम कार्यकर्ता घर घर जाके फंड कलेक्ट करेंगे, इसी से कांग्रेस की ब्लॉक लेवल की इकाइयां चलेंगी। और देखिए, लोग 100 रुपए देंगे, बदले में कांग्रेस का कार्यकर्ता उन्हीं लोगों की आवाज उठाएगा, तो एक सर्कुलर इकोनॉमी बनेगी। उसके अलावा मेरे सम्मानित साथी ने इसे चंदा कहा। पहले तो मैं इसे चंदा नहीं कहूंगा, चंदा शब्द मुझे ठीक नहीं लगता है, तो मैं इसे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन नाम देना चाहूंगा। एक तरीके से लोग अपनी इच्छा से, ऐच्छिक रूप से ये चीज दे रहे हैं। बाकी इन्होंने कहा कि क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो ट्रांसपेरेंसी का पूरा ध्यान रखा जाएगा, आप निश्चिंत रहें। अगर चाहिए तो ऑडिट रिपोर्ट आपको भी भेज दी जाएगी, आप बिल्कुल इस बारे में चिंता ना करें। और बाकी भाजपा के 6000 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड से ये कलेक्ट करते आए हैं, उनका ना कोई सरोकार है, ना पता चलता है कि ये पैसा कहां से आया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित करके इन्हीं के मुंह पे एक तमाचा मारा। तो ये मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है शरद जी। चलिए, तो चंदा ने, हाँ बिल्कुल आपकी तरफ आ जोड़ना चाहूंगा। बोलिए। इस डिबेट में हमारे कांग्रेस के युवा साथी ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस को फंड की आवश्यकता नहीं है, ये केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। तो कांग्रेस को अपनी नीति स्पष्ट करना चाहिए कि फंड तो एक बहाना है, असल में ये हमारा राजनीतिक एजेंडा है। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के आरोप हमारे नहीं है। राजीव गांधी प्रधानमंत्री होते हुए कहते थे कि 85% भ्रष्टाचार होता है कांग्रेस की सरकारों में, तो ये कांग्रेस के नेताओं की खुद की स्वीकारता है। जी जल्दी से बोल लीजिए। 85% भ्रष्टाचार, ये आप फिर शब्दों को गोल मोल करके लोगों के समक्ष एक गलत पिक्चर रख रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हम जितना लोगों के पास भेजते हैं उतना नहीं पहुंच पाता। 85% शब्द था राजीव जी का, कारणवश नहीं हो सकता है जानकारी ना हो। 85% राजीव जी का वर्ड था, और मैं वर्ड के साथ बोल रहा हूँ, कोई हेरफेर नहीं है उस आंकड़े में। 85% वर्ड बोला था, शब्द था राजीव जी का। हो सकता है आपको जानकारी ना हो, आप युवा हैं, आगे जानकारी जुटाएं। मुझे कोई उसमें जानकारी है, नहीं मुझे है, लेकिन 85% ही शब्द था उनका। चलिए, हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे हैं, मुद्दे पे हम लौटे। हाँ जी, आप जवाब देना चाह रहे थे कुछ, बघेल साहब जी। तो मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से अब इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर दी है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं। मैंने कहा कि जो भी छोटा फंड कलेक्ट होगा, ये बहुत बड़ा फंड नहीं है कि जिससे कोई पूरे पार्टी चला ले या संगठन चला ले। ये एक छोटा सा फंड है जो लोकल कार्यकर्ता लोकल मुद्दों को उठाने के लिए इस्तेमाल करेंगे और लोकल लोगों से जुड़ाव की आवश्यकता नहीं। चलिए मैं दूसरे सवाल की तरफ चलता। त्यागी जी, जैसा स्वराज जी ने कहा, बात सही है, कनेक्ट आपने शुरू में ही इस चीज़ को पॉइंट आउट कर लिया था और आपने अपने विश्लेषण में से शामिल किया, जिस पर मुहर लगाई स्वराज जी ने कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सवाल ये है कि जब आप एक सर्कुलर इकॉनमी की बात कर रहे हैं, एक पहल सिर्फ आप प्रतीकात्मक कह रहे हैं, तो आपके पास महात्मा गांधी जैसा व्यक्तित्व भी होना चाहिए कि आखिर अगर लोग 100 रुपये देंगे एक अपोजिशन की पार्टी को, तो उसके पीछे मंत्रमुग्ध होने वाला कोई उनको राजनेता भी आवश्यक है कि साहब ये पार्टी बड़ी ताकत से आगे बढ़ रही है या इसे बढ़ना चाहिए, इसका नैतिक रूप बड़ा मजबूत है, ये बहुत ही आदर्शवादी ढंग से हमारे हितों की, जनता के हितों की नुमाइंदगी करती है। तो क्या यहाँ आपको लगता है कि कांग्रेस को मदद मिलेगी इस रूप में? देखिए, मैं त्यागी जी की तरफ है सवाल। देखिए सर जी, हाँ बोलिए शरद जी, महात्मा गांधी की राजनीति से आज की राजनीति की तो तुलना की नहीं जा सकती।
महात्मा गांधी जी की नैतिकता चरित्र से, राजनीतिक चरित्र से भी आज के नेताओं की तुलना नहीं की जा सकती। आज का समय जो है, आपको मालूम है, हमें मालूम है, ये भाजपा का समय है, भाजपा के लोग ज्यादा हैं, भाजपा ज्यादा सत्ता में है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस कहीं नहीं है। मध्य प्रदेश में भी बीच में कांग्रेस आ चुकी है, कांग्रेस के मध्य प्रदेश में हर जगह कार्यकर्ता हैं। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं कि नेतृत्व भरोसे का, जिस पर लोग भरोसा करें, तो ये इस बारे में तो अपन कुछ वैसा नहीं कह सकते, वैसा भरोसा कायम नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन 30,000 घरों में एक विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के लोग जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, और निश्चित तौर पर 30 को आप 100 से 30,000 को 100 के इंटू करें तो ऐसा पैसा रकम नहीं आएगी कि आप पूरा चुनाव लड़ लें, पूरी राजनीति चला दें, पूरा सब कर लें। इसलिए इसका उद्देश्य तो वही है कि घर घर पहुंचे, लोगों से संपर्क करें, अपनी नीतियां बताएं और सरकार के खिलाफ जो नीतियां हैं उनको बताएं। उद्देश्य में यही है। इसमें सफल कितने होते हैं ये अलग विषय है। नेतृत्व का जहां तक सवाल है, अब कांग्रेस के पास जो नेतृत्व है मध्य प्रदेश में जीतू पटवारी हैं, राष्ट्रीय स्तर पर खड़गे जी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं। किस पे कितना भरोसा करते हैं ये तो नतीजे बताएंगे, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस का जो प्रयास है ये बुरा नहीं है। जी ठीक बात है, क्योंकि अब वो दौर राजनीति का है नहीं। किसी भी राजनीतिक दल के लिए बात करें तो अब जनता का भी, माफ़ कीजिएगा, सिर्फ राजनीतिक दलों की बात नहीं, जनता भी एक अलग मोड में है। ये जनता 1947 वाली है या लाल बहादुर शास्त्री के समय की है, 2026 की जनता भी अलग मिजाज की है। ये भी अपने पर्स में हाथ डालने के पहले 10 बार सोचती है कि क्या करना है। अजय जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी प्रतिपक्ष का दल है, वो अपने प्रयास करें, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रत्येक दल को अपने प्रयास करना चाहिए, लेकिन एक सिद्धांतों की बात होना चाहिए। आज ये वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों वाली पार्टी नहीं रही। आज महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है। साथ ही दीनदयाल जी का एकात्म मानववाद और साथ ही आखिरी पंक्ति के व्यक्ति को आगे लाने की जो मंशा है, उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी 50 साल में एक परिवार, गुटबाजी, परिवार की चाटुकारिता से बाहर नहीं निकल पाई। ये कांग्रेस को स्वीकार करना पड़ेगा। और ऐसे में कार्यकर्ताओं को केवल चंदा के लिए याद करें और पद लेने के लिए केवल एक परिवार और एक प्रमुख एलिट क्लास जो हमेशा कांग्रेस का नेतृत्व करता रहे, तो इस तरह की राजनीति कभी जनता में विश्वास पैदा नहीं कर सकती है। और साथ में मैंने जो ट्रांसपेरेंसी की बात कही, वो आश्वासन नहीं हो सकता। आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना चाहिए। आप इसी चैनल पे आश्वासन दे दें कि हम सभी तरह का चंदा यूपीआई से लेंगे या नेट बैंकिंग से लेंगे, कैश में कोई चंदा नहीं लेंगे। अब आप कहें हम तो कैश में ले लेंगे, बाद में हम सबको बता देंगे, तो इस तरह की परंपरा नहीं हो सकती ना देश में, जब आज सभी के खाते हैं, सभी के यूपीआई हैं। कांग्रेस पार्टी को ये समझना पड़ेगा कि कार्यकर्ताओं को ना आप सम्मान देते हो, ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। ऐसे में ये 100 रुपए के चंदा से ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी इसके कभी परिणाम नहीं निकलेंगे। और साथ ही जमीनी कार्यकर्ता भी कभी नहीं जुड़ सकता ऐसे अभियानों से। सबसे पहले तो गांधी जी की बातें वो लोग ना करें जिनके संगठन के लोग उनके हत्या के जिम्मेदार। गलत बात, आपत्तिजनक बात मत करिए। जो आपत्तिजनक बात मत करिए, बीजेपी के संगठन आप इस तरह की आपत्तिजनक बात मत करिए। डिबेट कर जनसंघ से ना बीजेपी से। गलत बात गांधी जी की जो बातें हैं शरद जी, वो टाइम ट्रांसेंडिंग बातें हैं। हम आज भी गांधी जी को अपना शीर्ष नेता मानते हैं इस देश का। आज भी हम चाहकर पूरी कोशिश करते हैं कि उनके दिखाए गए राह पे अमल करें। इसके अलावा मैं समाजवादी श्री लोहिया जी की एक बात आपके समक्ष रखना चाहूँगा, जो उन्होंने कही कि यदि सड़कें सूनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। तो ये एक कांग्रेस पार्टी की पहल है जिसमें हमारे कार्यकर्ता लोगों की बातें उठाएं और ना सड़कों को सूनी होने दें और ना संसद को आवारा होने दें, जो कि वो आवारा दिन पे दिन होती जा रही है। इसके अलावा देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे शरद जी। एक दिन में रोम शहर नहीं बना था। ठीक है, हमें पराजय मिली, उसके बाद हम कुछ अब ट्रायल एंड एरर के माध्यम से अपने संगठन में कुछ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, लोगों के सामने नई नई पहल लेके आ रहे हैं। सो आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद एक्सपेरिमेंटेशन। और मैं मानता हूं कि ये जो पहल है ये एक पुरानी पहल है। हमने इतिहास से एक चैप्टर अपने जीवन में। ये बताइए स्वराज जी कि क्या इसकी कोई रूपरेखा तय हुई है? जो कांग्रेस सवाल उठा रही है कि चंदा आप कैश में लेंगे या चेक में लेंगे
या आप कहेंगे कि ये यूपीआई कोड है, बार कोड है, इसमें कर दीजिए। देखिए, एक ट्रांसपेरेंसी की बात तो उठेगी जी, है ना, भले ही आप 50 रुपए ले रहे हैं या 10 रुपए ले रहे हैं, लेकिन ये सवाल उठेगा कि भैया कितना पैसा आया, आपने ये जो पैसे इकट्ठे किए, तो इसकी कुछ रूपरेखा भी तय होनी है या हो चुकी है? जी, इसकी रूपरेखा पे अभी विचार चल रहा है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, आज भी आप जानते हैं, दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जो कि यूपीआई से इतनी अच्छी तरह अवगत नहीं है। मैं ही जिस क्षेत्र से आता हूं, जिस गांव में लोगों के पास आज भी यूपीआई जैसी कोई सुविधा नहीं है। मैं अपने गांव में खेती करता हूं, मैं जानता हूं जो लोग वहां पे काम करते हैं मेरे साथ, उनके पास आज भी यूपीआई की सुविधा नहीं है। तो अगर ऐसे लोगों तक कांग्रेस पहुंचेगी तो हमें कई सारे मोड्स ऑफ पेमेंट रखने पड़ेंगे। उसका हम एक पूरा खाका मीडिया के समक्ष अवश्य रखेंगे जब वो पूरा तैयार हो जाएगा। जी हाँ, ये जरूरी चीज़ है। त्यागी साहब, बात साफ है कि कांग्रेस कनेक्ट चाहती है। अब सवाल ये है कि आपके पास बीजेपी की तरह एक समर्पित, मैं ये नहीं कहूँगा कांग्रेस का संगठन समर्पित नहीं है, हाँ, लेकिन बीजेपी के पास जो मॉनिटरिंग के चैनल्स हैं, और बीजेपी जिस तरह से मॉनिटरिंग रख पाती है अपने संसाधनों की वजह से भी, और संसाधनों से बढ़कर समर्पित संगठन के प्रति समर्पित राजनेताओं की एक पूरी फौज की वजह से, क्या आपको लगता है कि ये कांग्रेस की चुनौती रहती है ऐसे अभियानों को लेकर कि प्रदेश व्यापी कोई भी अभियान आप शुरू करें, कांग्रेस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो आपके पास संगठन की चुनौतियां हैं, मॉनिटरिंग के स्तर पर कार्यकर्ता आपके पास है, लेकिन आप उसको बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें, ये चुनौती तो रहेगी इस अभियान को लेकर भी। बिल्कुल सर जी, ये बड़ा फर्क भाजपा और कांग्रेस में तो है। भाजपा का कार्यकर्ता जितना समर्पित है, जितना समर्पण भाव से काम करता है, लोगों से कनेक्ट होता है, जैसी मॉनिटरिंग होती है, जैसे नीचे से ऊपर तक मॉनिटरिंग के लिए कमेटियां बनती हैं भाजपा में, वैसा कांग्रेस बात भले करे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाती। कांग्रेस में अब भी जो भी कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो नेताओं से जुड़े हुए ज्यादा हैं। आज भी ऐसा नहीं हो पाया कि कांग्रेसी कांग्रेस के लिए काम करे। कांग्रेसी नेताओं के लिए ज्यादा काम करते हैं। जहां तक अभी चरित्र की बात हो रही थी, तो ना भाजपा में दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी और अडवाणी जैसा चरित्र आज रहा, और न कांग्रेस के पास महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जैसे चरित्र वाले नेता रहे। तो चरित्र का फर्क दोनों जगह है। लेकिन आज की तारीख में संगठन की मजबूती की दृष्टि से, कार्यकर्ताओं की प्रतिबद्धता की दृष्टि से भाजपा ज्यादा मजबूत है, कांग्रेस अपेक्षा तक कमजोर है। इसीलिए कांग्रेस का कोई अभियान वैसा सफल नहीं हो पाता जैसे भाजपा सफल कर लेती है। जैसे अभी आप महिला आरक्षण को ही लीजिए, दोनों के अपने अपने पक्ष है, लेकिन भाजपा ने जिस तरह इसको नीचे से लेकर ऊपर तक मुद्दा बना दिया, कांग्रेस वैसा नहीं बना पा रही। तो ये फर्क तो है संगठन लेवल पे। जी बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस जब तक सोचती है तब तक बीजेपी उसको सड़क पर उतार चुकी होती है। अजय, जल्दी, वक्त कम है। देखिए शरद जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ देश में आज 200 करोड़ बैंक खाते हैं, जबकि 140 करोड़ आबादी है, और करीब 60 करोड़ से ज़्यादा यूपीआई यूजर्स हैं। और हम आजीवन सम्मान निधि में जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा कलेक्शन किया जाता है, उसमें केवल और केवल बैंक खाते, यूपीआई और नेट बैंकिंग के माध्यम से ही कलेक्शन किया गया है। तो ऐसे में ये कांग्रेस का आरोप पूरी तरह झूठा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को ऐसे प्रपंचों के साथ पारदर्शिता रखनी पड़ेगी। भ्रष्टाचार का खाता मत खोलिए। 30 सेकंड जी, अगर 60 करोड़ यूजर हैं तो हमारे 150 करोड़ के देश में 90 करोड़ ऐसे भी लोग हैं 200 करोड़ बैंक खाते, 200 करोड़ बैंक खाते, उसमें से कितने बैंक खाते आज की डेट में 50-60 करोड़, मतलब एक घर में कम से कम एक यूजर है, और आपका कार्यकर्ता करते किसी का रूपरेखा तय कर रहे हैं, वो रूपरेखा तय कर रहे हैं। इसके अलावा मैं ये मानता हूं, और मेरी पार्टी भी ये मानती है, कि जब कार्यकर्ता सड़क पे उतर के मेहनत करेगा, अपना खून पसीना बहाएगा, तो वहां से महात्मा गांधी भी पैदा होंगे और सुभाष चंद्र बोस भी पैदा होंगे। इसके अलावा हमारे त्यागी साहब ने बहुत सही बात करी कि कुछ कमियां जरूर हैं कांग्रेस में, लेकिन क्या शरद जी आप भी देख सकते हैं कि हम उन कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि कांग्रेस को बढ़त मिलेगी। कार्यकर्ता खून पसीना बहाएगा और राहुल गांधी नेतृत्व करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब न रहे वो पीने वाले, अब न रही वो मधुशाला, महबूब पहली सी मोहब्बत न मांग। अब 2026 के दौर में राजनीति जिस चौराहे पर खड़ी है, वहाँ लोहिया भी हो सकता है बहुत दुखी हों, जहाँ भी हों, गांधी जी भी दुखी हों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी दुखी हों, लेकिन दुख होने से कुछ नहीं होगा।
बात सही है कि उम्मीद की जानी चाहिए कि इसी मिट्टी से जहां समय समय पर ऐसे विराट राजनेता पैदा हुए हैं, और आज भी राजनीति की भूमि, राजनीति का परिदृश्य मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा कि ऐसे व्यक्तित्वों से खाली है कि जिनके चरित्र या जिनकी राजनीति की शैली को लेकर हम ये कह सकें कि नहीं, ये पुराने या उन प्रतिबद्ध राजनेताओं से मेल नहीं खाती है। और आगे भी भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि राजनीति को अपना वो स्वरूप प्राप्त करना होगा, क्योंकि अब जिस तरह सभाओं में भीड़ आती नहीं है, लाई जाती है, जिस तरह से लोग अब भाषण सुनकर उबासियाँ लेते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, ये बताता है कि राजनीति का रूप स्वरूप कनेक्ट के मामले में जनता से अब सिर्फ मतलब का हो गया। जनता तभी उद्वेलित होती है जब आप कहते हैं बिजली के बिल माफ़, इतनी इतनी राशि इतनी इतनी तारीख को आपके खाते में आ जाएगी, तब उनकी तंद्रा टूटती है और वो ताली बजाने लगते हैं। राजनीति के ये स्वरूप के बड़े खतरे भी हैं, और वो खतरे यही है कि आप पैसा देखोगे, पैसा फेंकोगे तो तमाशा देखोगे। तो ये भी समझ लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने एक गंभीर विषय पर पूरी गंभीरता दिखाई मेहमानों ने, बहुत शुक्रिया। आगे देखिए हमारा न्यूज़ बुलेटिन प्राइम नाइट। नमस्कार।